तूफानी रात थी। बीच सड़क पर एक लड़की अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर मदद के लिए चिल्ला रही थी, कोई हमारी मदद करो प्लीज, कोई तो हमारी मदद करो। आधी रात को बीच सड़क पर वो आने वाली गाड़ियों के पीछे भाग रही थी, लेकिन सब उस लड़की को इग्नोर करके अपने रास्ते जा रहे थे। आधी रात होने की वजह से गाड़ियां भी बहुत कम दिखाई दे रही थी। ऊपर से बारिश अपने रौद्र रूप में थी, जिसकी वजह से सबको अपने घर जाने की जल्दी थी। किसी की मदद न पाकर वो लड़की थक हार कर अपने घुटनों पर हाथ रखकर हौंफने लगी। तभी एक कार आकर ठीक उसके सामने रुकी, जिससे वो लड़की हड़बड़ाकर पीछे की तरफ गिर गई। कार की फ्लैश लाइट इतनी तेज थी कि उस लड़की ने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ रख लिया। कार का ड्राइवर किसी अनहोनी के डर से कार के बाहर निकलकर उस लड़की के पास आ गया। वो उसे उठाते हुए बोला, तुम ठीक हो, चोट तो नहीं आई? लड़की ने इसकी आवाज़ सुनी तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने जल्दी जल्दी में कहा, सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारा भाई वो उसे चोट लगी है, प्लीज़ सर हमारी मदद कीजिए, हॉस्पिटल यहीं पास में ही है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। वह आदमी उस लड़की के हाथ को ही देख रहा था, क्योंकि लड़की ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसके टच से उसे बहुत पुरानी जानी पहचानी छुबन का एहसास हुआ। उस लड़की ने उसे खोया हुआ देखा तो उसके हाथ को हिलाते हुए बोली, सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। उसने हाथ हिलाया तो उस आदमी को होश आया। उसने जल्दी देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा भाई? उस लड़की ने बिना देरी किए सड़क के किनारे इशारा करते हुए कहा, वो वहाँ पर है। उस आदमी ने उस लड़की के भाई को कार की पिछली सीट पर बैठाने में मदद की। वो लड़की अपने भाई के पास आकर उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। फिर उस आदमी ने कार को स्टॉप की। लड़की के भाई का नाम आदित्य था, पर वो लड़की उसे प्यार से छोटे बुलाती थी। उसकी उम्र 18 साल थी और वह एक कॉलेज का स्टूडेंट था। उसे किसी ने बेरहमी से मारा था। उसके पूरे शरीर में चोट के निशान थे और वहां से खून आ रहा था। वो लड़की उसके गाल पर थपकी देते हुए बोली, छोटे आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुझे छोटे, हम हॉस्पिटल बस पहुंचने ही वाले हैं, प्लीज अपनी दीदी को मत रुला। लेकिन उसे अपने भाई से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि वह बेहोश था। उसने ड्राइव कर रहे आदमी की तरफ देखकर कहा, सर प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। वो आदमी जो कब से रेयर व्यू मिरर में उस लड़की को देख रहा था, उसे उसकी बात सुनकर होश आया। उसने कहा, हाँ हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 10 मिनट बाद वो हॉस्पिटल कैंपस में इंटर हुए। वो लकड़ी कार से बाहर निकली। तभी वो आदमी भी बाहर आया और लड़की के भाई को कार से बाहर निकालने में मदद की। तभी 2 वार्ड बॉय जो गेट पर खड़े होकर चाय पी रहे थे, उन्होंने देखा तो जल्दी से मदद के लिए आगे आए और उसके भाई को स्ट्रेचर पर ले गए। वो लड़की भी उसके पीछे जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। वो उस आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ी जिसने उसके भाई को हॉस्पिटल लाने में मदद की थी। तभी उस आदमी ने अपना कोट उस लड़की के कंधे पर डाल दिया और लिफ्ट की तरफ चला गया। वो लड़की उसे ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाई थी। उसने खुद से कहा, हम तो उन्हें थैंक्स भी नहीं कह पाए। बिना जान पहचान के भी उन्होंने हमारी मदद की। महादेव ने जरूर उन्हें हमारी मदद के लिए ही भेजा था। शुक्रिया महादेव। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा तभी उसे कुछ याद आया और उसके मुंह से अचानक निकला, छोटे। फिर वो अपने भाई के पीछे चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वो लड़की ओटी के बाहर बेंच पर बैठकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अंदर आदित्य का ऑपरेशन चल रहा था। उस लड़की ने कोट को निकालकर बेंच पर रखा दिया था। इस वक्त तक उसके कपड़े थोड़े सूख चुके थे, पर वह ठंड से अब भी कांप रही थी। कुछ देर बाद ओटी से एक डॉक्टर बाहर आकर बोला, यहाँ मरीज के परिवार से कौन है? वो लड़की डॉक्टर के पास आकर बोली, जी हम उसकी बड़ी बहन हैं। हमारा भाई ठीक तो है न डॉक्टर? डॉक्टर ने उसे देखा तो एक बार में ही पहचान लिया। उन्होंने उसको गौर से देखते हुए कहा, तुम तो न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमेंट में इंटर्न हो ना? आई थिंक तुम्हारा नाम सोना है। ये सुनकर उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। सोना इंदौर शहर में रहने वाली एक नॉर्मल सी लड़की थी जिसकी उम्र 23 साल थी। वो इसी हॉस्पिटल, जिसका नाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर था, उसमें न्यूरोलॉजी विभाग में इंटर्न थी। उसने सफ़ेद रंग का चूड़ीदार सूट पहना था जो बारिश में भीगने की वजह से उसकी परफेक्ट बॉडी से चिपका हुआ था। सोना की झील सी गहरी नीली आंखें, माथे पर काले रंग की बिंदी, कमर तक लंबे बाल, सुर्ख गुलाबी होंठ जो इस वक्त ठंड के वजह से थरथरा रहे थे। सोना के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वह इस हाल में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, तब तो तुम उसकी सिचुएशन के बारे में भी अच्छे से समझ सकती हो। देखो,
तुम्हारे भाई के सिर में किसी चीज से बहुत गहरी चोट लगी है, इस वजह से खून ज्यादा बह चुका है। ब्रेन में भी काफी नुकसान हो गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी। तुम समझ रही हो ना, अगर हमने खून के बहाव को नहीं रोका तो हम तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाएंगे। हमें सर्जरी करनी होगी। सोना ने इम्पेशेंटली कहा। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर? आप हमारे भाई की सर्जरी शुरू कीजिए। डॉक्टर ने कहा, हम सर्जरी शुरू कर देंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें फीस जमा करनी होगी। तुम्हें तो पता ही होगा ये सर्जरी कितनी एक्सपेंसिव होती है। सोना ने हाँ में सर हिलाकर पूछा, कितना खर्च आएगा ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर ने कहा, सर्जरी के लिए 4 लाख और बाकी रिकवरी तक रहने के लिए 2 लाख। कुल मिलाकर 6 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर सोना की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से हकलाते हुए बोली, 6 लाख रुपए? डॉक्टर को अब सोना से चिढ़ होने लगी थी। उसने कहा, देखो, तुम जितनी जल्दी फीस जमा कर दोगी हम उतनी जल्दी सर्जरी शुरू कर देंगे। अगर तुम्हारे पास फीस जमा करने के लिए इतने पैसे नहीं है तो तुम अपने भाई को सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सकती हो, लेकिन तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग उसे बचा पाएंगे। ये सुनकर सोना धम्म से बेंच पर बैठ गई। डॉक्टर ने उसे देखा और अपना सिर हिलाकर जाने लगा तो सोना उसे रोकते हुए बोली, ठीक है डॉक्टर, आप सर्जरी शुरू कर दीजिए, हम फीस जमा कर देंगे। डॉक्टर ने कहा, ओके, तुम रिसेप्शन में फॉर्म भर कर फीस जमा कर दो, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ओटी के अंदर चले गए। सोना फिर से बेंच पर बैठ गई और उसने खुद से कहा, हमने कह तो दिया कि हम फीस जमा कर देंगे, लेकिन इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? उसने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए सोचा, क्या हमें उनकी मदद लेनी चाहिए? नहीं नहीं, हम उनके पास वापस नहीं जा सकते। महादेव, अब हम क्या करें? तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया। उसने कहा, मही, हमें मही से बात करनी चाहिए। उसने सोचा और जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मही जरूर हमारी मदद करेगी, वो इस वक्त रिसेप्शन पर ही होगी। उसने इतना कहा और रिसेप्शन की तरफ जाने लगी। वह अभी जा ही रही थी कि उसे किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई, पानी पानी। सोना ने इधर उधर देखा। वो आवाज आईसीयू के अंदर से आ रही थी। वह बहुत धीरे कदमों से उस तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वह आईसीयू की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे उसे वह आवाज और भी तेज सुनाई दे रही थी, पानी पानी। सोना जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर आते ही उसे कमरे का तापमान ठंडा लगा। उसने देखा तो एक लड़का पेट के बल लेटा हुआ था। उसने सिर्फ ब्लैक कलर का पैंट पहनी थी। उसकी पीठ पर जगह जगह बैंडेज लगा हुआ था और कुछ छोटी छोटी खरोंचें भी थी। उसका सिर बेड से नीचे लटक रहा था और उसका एक हाथ बेड की साइड टेबल पर किसी चीज को ढूंढ रहा था। वो लड़का बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, पानी पानी। वो शायद टेबल पर बेल ढूंढ रहा था। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि सोना की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। फिर भी वह जल्दी से उसके पास आए और उसको कंधे से पकड़कर सीधा बैठने में मदद करते हुए बोली, सर यू ओके? इतना कहकर उसने जल्दी से टेबल पे रखा पानी का ग्लास लेकर उसके होठों से लगा दिया। उस आदमी ने जल्दी से सोना का हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा, जैसे वह जन्मों का प्यासा हो। उसके ठंडे हाथों के टच से सोना का हाथ एक पल के लिए कांप गया। उस लड़के की आंखें बंद थी, वह अपने सेंस में नहीं था। वही सोना उसके चेहरे को देख रही थी। शार्प फेशियल फीचर्स, लाल होठ, घनी पलकें और आंखों को ढक रहे उसके बाल, परफेक्ट मस्कुलर बॉडी। वह किसी मूवी के हीरो की तरह लग रहा था। उसने जल्दी जल्दी ग्लास से सारा पानी पी लिया। सोना ने खाली ग्लास साइड टेबल पर रखा ही था कि तभी उस लड़के ने अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट लिए और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सोना को उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उसके ऐसा करने से एकदम सदमे में आ गई और हड़बड़ाते हुए बोली, सर। फिर सोना ने उसके कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा तो उस लड़के ने अपनी पकड़ कस दी। उसकी हरकत से लग रहा था जैसे उसके लिए ये करना बहुत आम बात है। उसकी गर्म सांसें सोना के गले के पास टकरा रही थी, जिसे महसूस करते हुए सोना की सांसें भी अब तेज होने लगी थी। उसने शेकी वॉइस में कहा, एस्सुल्ला लीव मी प्लीज। सोना को अब घबराहट होने लगी थी। उसने उसकी चोट की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, जिससे वह आदमी उससे दूर होने के बजाय उसे अपने साथ लेकर बेड पर गिर गया। जैसे ही उस लड़के की पीठ बेड पर लगी वह आदमी दर्द में गुर्राया। सोना कुछ समझ पाती उससे पहले वह लड़का उसे लेकर पलट गया। सोना अब उसके नीचे थी। घबराहट की वजह से अब उसे पसीना आना शुरू हो गया था।
सोना ने उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पुश करते हुए बोली, दूर हटिए हमसे। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया तो वह लड़का उसके बगल में मुंह के बल गिर गया। सोना जल्दी से बेड से खड़ी हुई। वो जाने लगी तो उसका दुपट्टा उस लड़के के नीचे दबकर वहीं छूट गया। सोना भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो लड़का अपनी धुंधली नजरों से एक सफेद परछाई को कमरे से बाहर जाते हुए देख रहा था, फिर वो अपने हाथों के सहारे से उठकर बैठ गया। वह अब पूरी तरह से होश में था। इधर सोना कॉरिडोर में भागते जा रही थी। उसे जरा भी ख्याल नहीं रहा कि उसके पास उसका दुपट्टा नहीं है। वो जा ही रही थी कि सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। सोना गिरने को थी कि उस लड़के ने उसे बाजू से पकड़कर गिरने से बचा लिया और चिंता जताते हुए बोला, आर यू ओके मिस? सोना ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वहां से भाग गई। वो आदमी अपना कंधा उठाते हुए बोला, अजीब लड़की है, एक थैंक्स भी नहीं कहा। उसने इतना कहा और उसे क्यों में आ गया। अंदर आकर उसने देखा तो एक लड़का बेड से टिक कर बैठा है। उस लड़के को देखकर उसने कहा, अंश तू जाग गया। मुझे लगा था दवाई के असर से तुम्हें जल्दी होश नहीं आएगा। इस लड़के का नाम अंश था, अंश सिंह रायजादा, जो कि टॉप बिजनेसमैन था। 29 साल का अंश रायजादा बिजनेस वर्ल्ड में राज करता था। उसका एक दूसरा भी नाम था, क्रूल, हार्टलेस, एरोगेंट, द ग्रेट माफिया किंग असर, जिससे लोग डरकर दूर भागते थे। आज शाम को क्लब में कुछ बदमाशों से उसकी लड़ाई हो गई थी और जिससे उसकी लड़ाई हुई थी उसने अंश की पीठ पर 2 गोली चला दी थी, इसलिए उसका दोस्त उसे लेकर हॉस्पिटल आया था। अंश ने सामने खड़े इंसान से बिना किसी भाव के अपनी भारी आवाज में कहा, शौर्य अभी यहाँ कौन आया था? शौर्य कपूर अंश का बेस्ट फ्रेंड था जो दिखने में भी काफी हैंडसम था। शौर्य ने कंफ्यूज होते हुए कहा, कौन? यहाँ कौन आया था? मैंने तो किसी को नहीं देखा। उसने ये कहा ही था कि उसे अंश के हाथ में सफेद रंग का कपड़ा दिखा। वो उसके पास आकर उसके हाथ से उस कपड़े को लेते हुए बोला, ये क्या है? वो उसे देखते हुए आगे बोला, दिखने में तो किसी लड़की का दुपट्टा लग रहा है। ये तेरे पास कैसे आया? अंश ने घूरते हुए उस दुपट्टे को छीन लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसे उस दुपट्टे से एक अलग ही खुशबू का एहसास हो रहा था, जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। वो खुशबू उसके दिमाग और उसकी सांसों में बस चुकी थी। शौर्य कुछ याद करते हुए बोला, शायद ये उसी लड़की का होगा जिससे मैं कुछ मिनट पहले टकराया था। मैंने देखा था उस लड़की ने भी वाइट कलर सूट पहना था और वह बहुत घबराई हुई थी। अंश ने आंखों में चमक के साथ पूछा, कौन सी लड़की? शौर्य अपनी आंखों को मटकाते हुए बोला, कौन सी लड़की? वह बहुत इंटरेस्ट लिया जा रहा है उसके ऊपर, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया उस पर? फिर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और ड्रामेटिकली बोला, आह, कहीं तुमने ही तो उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया जिससे वो घबरा कर भाग रही थी। अंश ने चिढ़ते हुए उसे देखा और तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका तो शौर्य ने उसे कैच कर लिया। इधर सोना भागकर लॉबी में आई। वो इतनी तेज भागी थी कि उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके गले में उसका दुपट्टा नहीं है। वो इधर उधर देखते हुए बोली, शायद कहीं गिर गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा जिससे सोना हड़बड़ा गई। उसने पीछे देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने कहा, सोना तू यहाँ क्या कर रही है? वो भी इतनी रात को? तेरी शिफ्ट तो खत्म हो गई थी ना? सोना ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर कहा, मही अच्छा हुआ तुम हमें मिल गई, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। हमें तुम्हारी मदद चाहिए, वो छोटे को चोट लगी है और सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए की जरूरत है। प्लीज हमारी मदद कर दो। ये सुनकर मही हैरान हो गई। वो सोना की सबसे अच्छी दोस्त थी और इसी हॉस्पिटल में उसके साथ काम करते थी। उसे सोना और उसके भाई के बारे में सब कुछ पता था। उसने अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए कहा, ओ गॉड सोना, तुम मुझे ये बात कब बताने वाली थी? चलो हम अभी फीस जमा करते हैं। सोना उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू माही, थैंक यू सो मच। माही ने उसे खुद से अलग करके कहा, तू मुझे बाद में थैंक्स कहना, अब चल। फिर वो दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास आ गई। उन दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्या आप वही हो जो अपने भाई को यहाँ लेकर आई हैं? सोना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी हमें सर्जरी की फीस जमा करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओ मैम, आपको फीस जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फीस पहले ही जमा हो चुकी है। सोना ने ये सुना तो हैरान हो गई। उसने हैरानी से पूछा, फीस जमा हो गई है? पर कैसे? हमने तो जमा नहीं की।
रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अभी अभी वो फीस जमा करके यहाँ से गए हैं। इतना कहकर उसने गेट की तरफ इशारा किया, फिर गेट की तरफ ही इशारा करते हुए आगे बोली, शायद वो रहे। वो वाइट शर्ट वाले आदमी ने आपकी फीस जमा की है। सोना ने उस तरफ देखा जहां से एक आदमी बाहर की तरफ जा रहा था। सोना जल्दी से उसके पीछे भागी, पर तब तक वो आदमी कार में बैठकर चला गया। सोना बस उसकी पीठ को ही देख पाई थी। सोना उस इंसान को जाते हुए देख रही थी जिसने उसकी मदद की थी। सोना ने उसका चेहरा नहीं देखा, पर उसने उस कार को देखकर पहचान लिया था। ये इंसान वही था जिसने पहले आदित्य को हॉस्पिटल लाने में उसकी मदद की थी और अब उसके भाई की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल बिल भी चुका दिया था। ये सब सोचकर सोना ने खुद से कहा, वो चले गए, हम इस बार भी उन्हें थैंक्स नहीं कह पाए, उन्होंने आज हमारी 2 बार मदद की। इतना कहकर उसने अपने लिप्स को बाइट किया। तभी माही ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोना क्या तू उसे जानती है? सोना ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम उन्हें नहीं जानते, पर वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। सोना खुश थी कि अब उसके भाई का इलाज वक्त पर हो जाएगा। तभी उसे कुछ याद आया। वो इस बारे में तो भूल ही गई थी, उनका कोट। वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे वो कोट नजर नहीं आया। उसने कहा, शायद वो ओटी के बाहर ही छूट गया है। वह माही को पीछे छोड़कर भागते हुए ओटी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली जब उसे वो कोट उसी बेंच पर दिखा जहां वो कुछ देर पहले बैठी थी। उसने जल्दी से उसे उठाकर कहा, थैंक गॉड, ये यही है, जरूर इसमें कुछ मिलेगा। इतना कहकर वो कोट को आगे पीछे करते हुए उसके पॉकेट में कुछ ढूंढने लगी। माही जो उसके पीछे आई थी, उसने सोना को कोट के साथ ऐसा करते देखा तो पूछा, सोना ये तू क्या कर रही है? क्या देख रही है इसमें? तभी सोना ने कहा, मिल गया। सोना के हाथ कुछ लगा था। वो उसे देखने लगी। वो एक बिजनेस कार्ड था, उसमें लिखा था द केएस एंटरप्राइज। उसके नीचे एक एड्रेस और फोन नंबर भी लिखा हुआ था। उसने माही से कहा, ये कोट उन्हीं का है जिन्होंने हमारी इतनी मदद की है, और ये बिजनेस कार्ड भी शायद उन्हीं का होगा। कल सुबह हम उनसे मिलकर उन्हें पर्सनली थैंक्स कहेंगे। ये सुनकर माही ने हाँ में सिर हिलाया। लगभग 1.5 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद डॉक्टर ओटी से अपना सर्जरी मास्क निकालते हुए बाहर आए। सोना और माही ने उन्हें देखा तो खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी सक्सेसफुल रही, 24 घंटे में उसे होश आ जाएगा। कुछ देर बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद तुम उससे मिल सकती हो। ये सुनकर सोना ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा, नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। कुछ देर बाद 2 वार्ड बॉय आदित्य को स्ट्रेचर से डब्ल्यू वार्ड में ले गए। सोना और माही भी उनके पीछे पीछे आ गए। सोना आदित्य के बेड के पास बैठ गई। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, तू जल्दी से ठीक हो जा छोटे, हमसे तुझे ऐसे नहीं देखा जा रहा। ये कहकर वो रो पड़ी। माही ने उसे समझाते हुए कहा, तू इस तरह रोएगी तो तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी सोना, फिर आदित्य को कौन संभालेगा? माही ने अपने जेब से रुमाल निकालकर सोना को दिया, तो सोना ने उसे लेकर अपने आंसू साफ किए। माही ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर ने भी तो यही कहा है ना कि आदित्य को 24 घंटे में होश आ जाएगा, फिर तू किस बात की टेंशन ले रही है? जवाब सोना ने कुछ नहीं कहा। माही ने अपनी कलाई घड़ी में वक्त देखा तो उसमें रात के 3 बज रहे थे। ये देखकर उसने सोना से कहा, सोना अब तुझे भी आराम करना चाहिए, रात काफी हो गई है। सोना ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब तू भी घर जा, तेरी माँ तेरे लिए परेशान हो रही होगी। हम यहाँ आदित्य के पास हैं, सुबह मिलते हैं। माही ने कहा, यार मैं तुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? सोना ने कहा, हम ठीक हैं माही, अब तुम जाओ। माही ने एक बार फिर से सोना को अपने गले से लगाकर कहा, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो चली गई। सुबह 7 बजे अंश कमरे में बेड से टिक कर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा एकदम सख्त था, पर पता नहीं क्यों उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जिसे वह अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहता था। उसके तकिए के पास अब भी वो सफ़ेद रंग का दुपट्टा था जो कल रात सोना से वहां पर छूट गया था। अंश अपनी गहरी सोच में गुम था कि तभी शौर्य उसके रिपोर्ट लेकर कमरे में आया। अंश ने उसे देखकर पूछा, क्या कुछ पता चला? कौन थे वे लोग जिसने कल रात मुझ पर हमला किया था? शौर्य ने एक आह भरते हुए कहा, हाँ, वे लोग तुम्हारे राइवल मिस्टर बंसल के लोग थे और उनके साथ हमारा एक आदमी भी मिला हुआ है। तुम कल क्लब में अकेले थे,
इस बात का फायदा उठाकर उन्होंने तुम पर हमला किया था। बट दे बैड लक दैट यू आर स्टिल अलाइव। आज तक तुम्हें कोई मार पाया है भला। शौर्य ने कहा तो अंश के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, अब मैं उन्हें दिखाता हूँ अंश रायजादा से उलझने का क्या अंजाम होता है। शौर्य ने धीरे से कहा, तू कभी नहीं सुधरेगा। इतना कहकर उसने अपना सर हिला दिया। तभी अंश ने कहा, वैसे क्या मिस्टर खुराना से बात हुई डील को लेकर? शौर्य ने कहा, हाँ, मिस्टर खुराना सुबह 11 बजे तुमसे मीटिंग करना चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें इस हाल में मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। अंश उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोला, ठीक है, 11 बजे की मीटिंग फिक्स करो, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे। वैसे भी मेरा इस जगह पर दम घुट रहा है। तभी एक नर्स जिसने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहनी थी, वो अंदर आई। अंश की नज़र उस पर पड़ी तो वह बहुत ध्यान से उसे देखने लगा, जैसे वो ये जानना चाहता हो कि ये वही लड़की तो नहीं जो कल रात यहाँ उसके पास आई थी। शौर्य ने ये देखा तो उसे चिढ़ाते हुए बोला, अंश तू उसे घूरना बंद कर, ऐसा लग रहा है जैसे तू अभी इसी वक्त उसे जिंदा निगलने वाला है। ये सुनकर अंश ने उसे घूर कर देखा तो शौर्य हंसने लगा। नर्स ने अंश के हाथ से ड्रिप निकाल दी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शौर्य ने कहा, सच सच बताना तू उसे घूर क्यों रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे लग रहा हो कल रात वाली लड़की यही है? अंश ने फिर से उसे घूर कर देखा तो शौर्य चुप हो गया। इधर सोना वार्ड में ही बने वॉशरूम से कपड़े बदल कर बाहर आई। सुबह ही माही उसके लिए कपड़े और जरूरत का सामान लेकर आई थी। सोना ने अपने गीले बालों को टॉवल से साफ किया और आदित्य को देखने लगी। आदित्य अब भी बेहोश था। कुछ देर बाद उसने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता किया और माही जो उसके पास बैठी थी उससे कहा, माही तुम छोटे का ध्यान रखना, हमें कुछ काम है, हम कुछ देर में आते हैं। माही ने कहा, लेकिन इस वक्त तुझे क्या काम है? सोना ने उस कोट को पकड़ा और वार्ड से बाहर जाते हुए बोली, हम आकर तुम्हें बताते हैं। इतना कहकर वो चली गई। लगभग 9 बजे वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उस बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द केस INTERPRISE। सोना गेट से अंदर आ गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा तो उससे पूछा, मैम हाउ कैन आई हेल्प यू? सोना अपने हाथ में पकड़े बिजनेस कार्ड को रिसेप्शनिस्ट को दिखाते हुए बोली, जी हम यहाँ इनसे मिलने आए हैं, क्या आप बता सकते हैं ये हमें कहाँ मिलेंगे? रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड को देखकर कहा, ओ तो आपको मिस्टर शाह से मिलना है, क्या आपके पास उनसे मिलने का कोई अपॉइंटमेंट है? सोना ने कहा, अपॉइंटमेंट? रिसेप्शनिस्ट ने उसका रिएक्शन देखा तो उससे कहा, सॉरी मैम, अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप उनसे नहीं मिल सकती। सोना हैरानी से उसे देखने लगी। सोना ने रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है मिस, प्लीज एक बार हमें उनसे मिलने दीजिए। सोना उससे जिद करते हुए आगे बोली, प्लीज मिस, हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने सोना की जिद के आगे हार मान ली और गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, मैं सर से बात करके आपको बताती हूँ। इतना कहकर उसने लैंडलाइन से किसी को फोन मिलाकर कहा, सर एक लड़की आपसे मिलना चाहती है पर उसके पास आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं है। सामने से किसी ने कुछ कहा तो रिसेप्शनिस्ट ने ओके सर कहकर फोन रख दिया। फिर उसने सोना से कहा, आप सर से मिल सकती हैं, उनका ऑफिस 21वें फ्लोर पर दाएं ओर है। सोना ने उसे थैंक्स कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लगभग 2 मिनट बाद वो 21वें फ्लोर पर एक ऑफिस के बाहर खड़ी थी। ऑफिस के बाहर दरवाजे पर लिखा था, चेयरमैन मिस्टर के शाह कोर्ट। सोना ने उस नाम को पढ़कर गहरी सांस लेते हुए दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक भारी आवाज आई, कम इन। सोना ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर चली गई। उसने इधर उधर देखा तो ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। हर एक चीज अपनी सही जगह पर थी। वो ऑफिस को देख ही रही थी कि उसका ध्यान एक आवाज ने खींचा, बोलो तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? सोना ने उस आवाज की तरफ देखा तो पाया एक बड़ी सी टेबल के उस पार एक आदमी कुर्सी पर बैठा था जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। सोना ने कहा, जी हम आपसे मिलना चाहते थे क्योंकि हमें आपसे थैंक्स कहना था। कल रात आपने हमारी मदद की और हम आपको थैंक्स भी नहीं कह पाए। पहले आपने हमारे भाई को हॉस्पिटल लाने में मदद की और आपने हॉस्पिटल का बिल भी पे किया। उसके लिए हम आपको पर्सनली थैंक्स कहना चाहते थे। तभी कुर्सी पर बैठे इंसान ने कहा, ओ कम ऑन सोना, डोंट बी थैंक्स, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो और कौन करता? सोना उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गई। उसने हैरानी से पूछा, आपको हमारा नाम कैसे पता? तभी कुर्सी पर बैठा आदमी एकदम से सोना की तरफ पलट गया।
सोना उसे कंफ्यूज होकर कुछ पल देखती रही, फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी आंखें फैल गई। उसके मुंह से धीरे से निकला जिसे सिर्फ वही सुन सकती थी, पापा। अचानक से उसके जहन में कई सारी यादें ताज़ा हो गई। पापा, यू डोंट लव अस। मम्मा के जाने के बाद आपने हमें भुला दिया है। आई हेट यू मिस्टर कबीर शाह। यू आर अ सेल्फिश मैन। इस तरह के शब्द उसके कान में गूंजने लगे। उसके सामने खड़ा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके पिता कबीर शाह थे। कबीर शाह दिल्ली के साथ इंदौर के भी एक मशहूर उद्योगपति थे। उनकी सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री दिल्ली में थी और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। सोना की माँ जब सोना 8 साल की थी तब एक बीमारी के चलते चल बसी थी। उसके बाद कबीर ने दूसरी शादी कर ली थी। सोना की स्टेप मॉम उसे हर रोज परेशान करती थी और कबीर भी उसके और उसके छोटे भाई के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। सोना जब 10 साल की थी तब वो आदित को लेकर घर से चली गई और कबीर ने भी उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की थी। 13 साल बीत गए थे इस बात को और आज वो एक बार फिर से एक दूसरे के सामने थे। कबीर के बाल अब थोड़े सफ़ेद हो गए थे और उनकी आवाज़ में भी काफ़ी बदलाव आ गया था, इसलिए सोना उसे पहली मुलाकात में पहचान नहीं पाई। सोना अब भी उसी तरह हैरान खड़ी अपने पिता को देख रही थी। उसने अपने हाथ में कोट को कसकर पकड़ रखा था। कबीर मुस्कुराते हुए सोना के सामने आकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने सोना से कहा, कैसी हो बेटा? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इतना कहकर सोना को अपने गले से लगा लिया। सोना की आंखें आंसुओं से भर गई थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ पल बाद उसने कबीर को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है मिस्टर शाह, हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। ये सुनकर कबीर ने कहा, ओ कम ऑन सोना, तुम किससे झूठ बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें कल रात को ही पहचान लिया था जब तुम मेरी कार में बैठी थी। मैंने तुम्हारे गले में वो तुम्हारी माँ का लॉकेट देखा था। उसकी बात सुनकर सोना ने अपना चेहरा सख्त करते हुए कहा, अगर हमें पता होता हम जिससे मदद ले रहे हैं वो आप हैं मिस्टर कबीर शाह, तो यकीन मानिए हम कभी ऐसा नहीं करते। हम आपसे आज भी उतनी ही नफरत करते हैं जितनी 13 साल पहले करते थे। कबीर ने कहा, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने आने से डर लग रहा था। अगर मैंने उस वक्त तुम्हें अपने बारे में बता दिया होता तो तुम कभी भी मुझसे मदद नहीं लेती, चाहे तुम आदित को मरने के लिए छोड़ देती। सोना ने ये सुना और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कबीर ने उसे कंधों से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें ढूंढने में दिन रात एक कर दिया था, पर तुम मिली तो कैसे? इस हाल में अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें और आदित को मेरे साथ दिल्ली ले जाऊंगा। तुम्हें मेरे रहते इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है सोना। सोना ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। हम यहाँ आपको थैंक्स कहने आए थे मिस्टर शाह, और आपने जो हमारे भाई के इलाज के लिए बिल पे किया उसे हम जल्द ही आपको लौटा देंगे। उसने इतना कहा और कोट को कबीर की तरफ बढ़ा दिया। कबीर ने उसके हाथ को देखा, फिर अपने चेहरे पर निराशा के भाव लाते हुए कहा, तुम अभी भी उतनी ही जिद्दी हो जितनी 13 साल पहले थी, बिल्कुल भी नहीं बदली। ये सुनकर सोना ने कहा, हमारे पास आपकी बकवास बातें सुनने का वक्त नहीं है मिस्टर शाह। इतना कहकर वो कोट को कबीर के हाथ में पकड़ा कर चली गई। उसके जाने के बाद कबीर ने अपने हाथ में पकड़े कोट को देखा और उसे जमीन पर पटकते हुए कहा, ये कभी मेरी बात नहीं मानती। आई थिंक अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोना अपने पापा से मिलकर वापस हॉस्पिटल आ रही थी। अपने पापा से इतने सालों बाद मिलकर उसके अंदर इमोशंस की बाढ़ आ गई थी। 13 साल बीत गए थे उस बात को, पर आज भी उसके जहन में अपने पापा के लिए वही इमेज थी, एक केयरलेस एंड सेल्फिशनेस इंसान की। उसने मन में सोचते हुए कहा, अगर आपको हमारी इतनी ही परवाह थी तो आपने हमें 13 साल पहले जाने से क्यों नहीं रोका? क्यों आपने हमारा ख्याल नहीं रखा जब माँ के जाने के बाद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी थी? आपको हमारा नहीं तो आदित का तो ख्याल होता। सोना अपने सोच में गुम चली आ रही थी। वो रोड पार करते हुए हॉस्पिटल के अंदर जा ही रही थी कि उसने देखा एक ठेले वाला रोड क्रॉस कर रहा है, और उसी वक्त एक ब्लैक का तेज रफ्तार से हॉस्पिटल कैंपस से बाहर निकली और सीधा उस ठेले से टकरा गई। सोना तेजी से उस ठेले वाले की ओर भागी। उसने उसे जमीन से उठाते हुए पूछा, बाबा आप ठीक हैं? वो बूढ़ा आदमी अपना सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि उसके ठेले का सारा सामान रोड पर बिखर गया था। सबका ध्यान अब उन्हीं की तरफ था। वो ब्लैक का ठेले से टकराने की वजह से सामने कुछ दूर जाकर रुक गई थी। सोना गुस्सा करते हुए उस गाड़ी की ओर बढ़ी और गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए बोली, ओ मिस्टर, कार से बाहर आओ,
क्या आप रोड पर चल रहे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हो जो इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहे थे? अब तक भीड़ जमा हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी उस लड़की को गुस्से से देख रहा था। सोना बिना रुके शीशे पर अपना हाथ मार रही थी। तभी कार का दरवाजा खुला और ऊपर से नीचे तक काले रंग का कपड़ा पहने हुए एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा देखकर सोना की आंखें बड़ी हो गई। सोना ने उसे पहचान लिया था। ये वही आदमी था जो कल रात आईसीयू में उसे मिला था, जिसे उसने पानी पिलाया था, जिसके बारे में सोना अब तक भूल चुकी थी। सोना के सामने खड़ा वो शख्स उसे अपनी काली गहरी आंखों से ऐसे देख रहा था जैसे वो उसके अंदर तक झांक रहा हो, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सोना ने सोचते हुए मन में कहा, एस ही अ रोबोट। सोना अभी अपनी सोच में गुम ही थी कि उस आदमी की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। सोना उससे दूर हट गई और उसे देखते हुए मन में बोली, व्हाई डज हिज ऑरा फील्स इंटिमिडेटिंग। कल रात जिस तरह वो उसके सामने कमजोर था, आज बिल्कुल उसके अपोजिट बहुत ही डोमिनेटिंग लग रहा था। सोना खुद को संभालते हुए बोली, यू शुड से सॉरी टू हिम मिस्टर। अंश ने अपनी बाहों को सिकोड़ते हुए इम्पेशेंटली कहा, व्हाट। सोना ने कहा, लगता है आपको इंग्लिश समझ नहीं आती। हमने कहा आपको उनसे सॉरी कहना चाहिए और उनके नुकसान की भरपाई भी करनी चाहिए। अंश ने ये सुना और उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई पागल हो। जल्द ही उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने सोना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लड़की तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त किससे बात कर रही हो। सोना ने आज लाइट ब्लू चूड़ीदार सूट पहना था। उसकी खूबसूरत नीली आंखें, मेकअप के नाम पर होठों पर सिर्फ लिप ग्लॉस, माथे पर काली बिंदी और दोनों हाथों में कुछ चूड़ियां थी। कानों में छोटे छोटे झुमके थे और उसके काले लंबे बाल गूंथे हुए थे। इस वक्त सोना बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो अंश राय ज्यादा है ना। तभी दूसरे ने कहा, अब तो ये लड़की गई काम से। सभी उन दोनों को घेर के खड़े थे। अंश के बॉडीगार्ड्स भी वहां आ गए थे। एक बॉडीगार्ड सोना की तरफ बढ़ने लगा तो अंश ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। उसे अपने सामने खड़ी इस नीली आंखों वाली लड़की से वही खुशबू महसूस हो रही थी जो उस दुपट्टे से आ रही थी। अंश अपनी सोच में गुम था कि तभी सोना की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी, हमें नहीं पता आप कौन हैं, बस हम इतना जानते हैं कि आपने इन्हें हर्ट किया है, इसलिए आपको सॉरी कहना चाहिए। सोना के अंदर ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ रही थी। वो अपने सामने खड़े ग्रीक गॉड जैसे दिखने वाले आदमी की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अंश ने गुस्से से उसे देखा, फिर उसने अपनी अकड़ में कहा, मैं शिवांश सिंह रायजादा हूँ, जिसने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा, और तुम चाहती हो मैं इस दो कौड़ी के इंसान से माफी मांगूं। तभी ठेले वाला सोना के पास आया और बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए धीरे से बोला, बेटा रहने दो ना, हमारी ही गलती थी, क्यों बात को बढ़ाना। ये सुनकर सोना बोली, नहीं बाबा, गलती आपकी नहीं बल्कि इस आदमी की है, तो सॉरी भी इन्हें ही कहना चाहिए। ये सुनकर ठेले वाला चुपचाप खड़ा हो गया। सोना ने अंश से एक बार फिर से कहा, लुक मिस्टर, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको जानने में, इसलिए आप हमारा और अपना वक्त बर्बाद न करते हुए जल्दी से इनसे सॉरी कहिए और इन्हें इनके नुकसान की भरपाई करके जाए, यहाँ से जाने दीजिए। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही आपको। अंश उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आज तक किसी ने भी उससे इतनी बदतमीजी से बात करने की जुर्रत नहीं की थी और इस लड़की ने आज 4 लोगों के सामने 2 बार उसे भला बुरा सुना दिया था। अंश ने गुस्से से कहा, तुम मुझे समझा रही हो? मुझे? अंश रायजादा को? सोना ने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और उसे घूरते हुए बोली, जी हाँ, अगर आप गलत हैं तो आपको सॉरी कहना चाहिए, इतना बेसिक मैनर तो पता ही होगा आपको। सोना की बातें अंश के गुस्से पर पेट्रोल छिड़कने का काम कर रही थी। अंश से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में सोना की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, सॉरी सुनना है तुम्हें हूँ। इतना कहकर वो सोना के होठों पर अपने होठ रखकर जबरदस्ती उसे किस करने लगा। अंश सोना के होठों पर अपने होठ रखकर जबरदस्ती उसे किस करने लगा। उसकी इस हरकत पर सोना की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाकर अपनी पूरी ताकत से उसे एक तमाचा मार दिया, जिससे अंश का सर एक और झुक गया। उसने गुस्से से सोना को देखते हुए कहा, हाउ डरे यू, उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सोना के दोनों हाथों को पकड़कर मोड़ते हुए कमर से लगा दिए। फिर दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़कर बिना वार्निंग के किस करने लगा। इस बार उसके किस करने में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वो सोना के होठों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। कुछ देर बाद सोना की सांसें उखड़ने लगी तो अंश उससे दूर हुआ, पर उसने उसे छोड़ा नहीं। सोना की सांसें तेज हो चुकी थी और उसका शरीर घबराहट की वजह से कांप रहा था।
उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू थे और वो सहमी नजरों से अंश को देख रही थी। अंश को बहुत गुस्से में देखकर उसने इस बार कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर अंश खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और सोना के पास आते हुए अपनी हंसकी वॉइस में बोला, याद रखना, मेरा नाम अंश रायजादा है, जिसे चुकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रही बात सॉरी की तो भूल जाओ, अंश रायजादा ने आज तक न किसी से सॉरी कहा है और न कभी कहेगा। सोना के गले से अंश की गर्म सांसें टकरा रही थी जिससे उसने अपनी आंखों को कस के बंद कर ली। उसने उसकी कलाई को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके हाथ की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस रही थी। अंश ने उसकी बंद पलकों को देखा जो नम थी। ये देखकर उसने उसे छोड़ दिया तो सोना ने झट से अपनी आंखें खोली। अंश ने उसके होठों के किनारे पर लगे खून को अपने अंगूठे से साफ करके कहा, अगली बार मुझसे उलझने से पहले उसके अंजाम के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती उतना बुरा कर सकता है ये अंश रायजादा। ये कहते हुए उसने अंगूठे पर लगे खून को अपने होठों से लगाकर कार के पास आ गया। उसने कार से नोटों के 2 बंडल उस ठेले वाले के हाथ में रखते हुए कहा, और ये तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है उसके लिए। इतना कहकर एक बार सोना को देखते हुए कार में बैठ गया। इस बार भीड़ ने अपने आप ही उसके लिए रास्ता बना दिया और वो चला गया। सोना बुद्ध बनकर उसी जगह खड़ी थी। तभी ठेले वाला अंकल उसके पास आकर बोला, बेटी तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन साहब ने तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा कर दिया होता तो फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुमने जो मेरे लिए किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। सोना बस चुप खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना है। उस आदमी ने सोना के आगे हाथ जोड़े और वहां से चले गया। उसके जाने के बाद सोना ने उल्टे हाथ से अपने होठ को साफ किया और अपने चारों तरफ देखने लगी। वहां पर जमा भीड़ अब सोना को ही देख रही थी। उनकी अजीब नजरों को अपने ऊपर महसूस करके वो काफी डर गई। उसने खुद को संभाला और हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। सोना सीधे अपने भाई के वार्ड में आ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से टिककर जमीन में बैठ गई। फिर उसने अपने दोनों घुटनों पर अपना चेहरा छुपा लिया और रोते हुए बोली, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है महादेव? क्यों आप हमें हर बार एक ही जगह पर लाकर पटक देते हैं? क्यों? इतना कहकर वो सुबकने लगी। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई और वो वहीं पर बैठे बैठे ही सो गई। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर किसी के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। उसके सामने अंश सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले थे। उसके एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। वो आदमी अंश के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंश अपने हाथ में गन को घुमाते हुए बोला, शेखर तुम्हें पता है ना, मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं होता। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसा कहते हुए वो सामने की ओर थोड़ा सा झुका। उसकी दोनों आंखों में तूफान जैसा कुछ था। शेखर अंश का खास आदमी था, पर उसने कल रात ही उसे उसके दुश्मनों के साथ मिलकर धोखा दिया था और उसे मारने का प्लान बनाया था। अंश की भयानक आवाज सुनकर शेखर को पसीना आना शुरू हो गया। उसने अपने माथे का पसीना अपने हाथ से पोंछते हुए कहा, सर प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अंश ने अपने कड़क आवाज में कहा, मुझे पता है तुम मेरे दुश्मनों से मिले हुए हो और कल रात क्लब में तुमने ही मुझ पर हमला करवाया था। तुम्हें क्या लगा था मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा? ऐसा कहते हुए वो इस आदमी के आंखों में देखे जा रहा था। शेखर की हालत खराब हो गई थी। उसने रोते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए। मैं शेखर की बात पूरी हो पाती उससे पहले उसके सिर के बीचों बीच एक गोली आकर लगी और वो वही ढेर हो गया। अंश ने गन से निकल रहे धुएं को फूंक मारते हुए कहा, आई हेट लायर्स। इतना कहकर वो उठा और शौर्य से बोला, इसे कहीं फेंक दो। कल की न्यूज में इसका फोटो आना चाहिए। मेरे दुश्मनों को भी तो पता चलना चाहिए मुझसे उलझने वालों का क्या अंजाम होता है। उसने ऐसा कहा तो एक बार फिर से उसके दिमाग में इस नीली आंखों वाली लड़की का ख्याल आया जिसके बारे में वो पूरे दिन सोच रहा था। उसकी घबराई हुई नीली आंखें बार बार अंश की आंखों के सामने आ रही थी जो अंश को बेचैन कर रही थी। एक बॉडीगार्ड ने उसके हाथ से गन ले लिया और उसे एक टॉवल दे दिया। उसने अपने दिमाग से उसके ख्यालों को झटका और अपना हाथ साफ करते हुए बोला, दिल्ली जाने की तैयारी करो। इधर सोना आदित्य के पास बैठी थी। उसने डॉक्टर से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी, इसलिए आदित्य के पास रहने के अलावा उसके पास कोई और काम नहीं था। आदित्य को अब भी होश नहीं आया था। सोना ने वक्त देखा तो रात के 8 बज रहे थे। तभी सोना को अपने पेट में मरोड़ उठने लगी क्योंकि उसने सुबह नाश्ता के बाद से कुछ भी नहीं खाया था।
वो कैंटीन की तरफ आई, तभी उसने कुछ स्टाफ को आपस में बात करते सुना। हाँ, ये वही है, जब वो सब हो रहा था तब मैं भी वहीं पर था, मैंने देखा इसने जानबूझकर सीन क्रिएट किया था। दिखने में तो कितनी सीधी सादी है, पर हरकतें देखो इसकी, इसने द ग्रेट अंश रायजादा को फंसा लिया, सच अ गोल्ड डिगर। सोना के कान में ये आवाज पड़ी और उसके कान खड़े हो गए। वो उनके पास आकर बोली, क्या कहा? उस स्टाफ ने कुछ नहीं कहा और टीवी पर चल रहे न्यूज़ की तरफ इशारा किया। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, दिल्ली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर अंश रायजादा आज सुबह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच सड़क पर क्यूट फाइट करते नजर आए। उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें थप्पड़ मारा और बदले में अंश रायजादा ने उसे 2 बार किस किया। ऐसा तो तभी होता है जब कपल्स के बीच रोमांटिक फाइट होती है। उन दोनों को किस करते देख वहां पर भीड़ उमड़ गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोनों कितने करीब होकर पूरी दुनिया को अपना प्यार शो ऑफ कर रहे हैं। कहा जा रहा है वीडियो में दिखाने वाली लड़की एक मामूली सी नर्स है, इसके अलावा उसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। वीडियो में अंश का चेहरा तो साफ नजर आ रहा था, पर सोना ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। सोना ने ये देखा और उसकी आंखें फैल गई। एक बार फिर से उस दृश्य को देखकर सोना के दिमाग में कई सारे ब्लास्ट होने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश होकर गिर गई। रात 8 बजे कुछ देर बाद सोना को होश आया और वह उठकर बैठ गई। वो अपने भाई के वार्ड में सोफे पर थी। उसने देखा कि आदित्य के बेड के पास कबीर शाह बैठे हैं। सोना को जागते हुए देखकर कबीर उसके पास आते हुए बोले, सोना तुम्हें होश आ गया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी बेटा। इतना कहकर उन्होंने सोना के सर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सोना उसे रोकते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर शाह? कबीर ने कहा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो सोना? ऑफ कोर्स मैं यहाँ आदित्य और तुमसे मिलने आया हूँ। सोना सोफे से खड़े होते हुए बोली, लेकिन हमने सुबह कहा था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, फिर क्यों आप हमें अकेले नहीं छोड़ देते? कबीर ने कहा, सोना पागलों जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही, इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। सोना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं, ना कल हमें आपकी जरूरत थी और ना आज है। हमने जिस तरह से अपना ध्यान पिछले 13 साल से रखा है वैसे ही अब भी रख सकती है। अब आप जाए यहाँ से। इतना कहकर वह आदित्य की तरफ जाने लगी तो कबीर ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर कहा, इनफ इज इनफ सोना, मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पापा से इस तरह बात करोगी। अगर कल रात में नहीं होता तो आदित्य उस सड़क पर पड़ा होता और तुम कुछ भी नहीं कर पाती। कौन करता तुम्हारी मदद? कौन हॉस्पिटल का बिल भरता? अब भी देर नहीं हुई है, अगर मैं चाहूँ तो अब भी आदित्य का ट्रीटमेंट रुकवा सकता हूँ और तुम्हें इस हॉस्पिटल से बाहर फिकवा सकता हूँ। सोना ने हैरानी से उसे देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कबीर इस तरह बात कर सकता था। वो कबीर की तरफ देखते हुए बोली, यू कांट डू दैट। कबीर बोला, यस आई कैन। सोना कुछ और भी कहने को थी कि तभी उसे आदित्य की आवाज सुनाई दी। सोना ने अपना हाथ कबीर के हाथ से छुड़ाया और आदित्य के पास आकर बोली, तुझे होश आ गया छोटे, महादेव का लाख लाख शुक्र है। आदित्य को होश आ गया था, पर उसकी हालत में अब भी कोई खास सुधार नहीं था। उसके सिर और पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। कबीर सोना के पास आते हुए आदित्य से बोला, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया आदित्य, मैं और तुम्हारी दी बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा पापा हूँ, कबीर शाह। आदित्य ने सोना को ऐसे देखा जैसे वो पूछ रहा हो कि क्या ये बात सच है, क्योंकि सोना ने जब आदित्य के साथ घर छोड़ा था तब वो बहुत छोटा था। सोना ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने पिता से नफरत करती थी, लेकिन इस बात को झुकला नहीं सकती थी कि इस वक्त आदित्य कबीर की वजह से जिंदा है। सोना ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में आए और आदित्य को पूरी तरह से खतरे से बाहर बताकर चले गए। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। आदित्य दवाई की वजह से सो चुका था, पर सोना की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। पिछले 2 दिनों से उसके साथ जो हो रहा था वो उसी के बारे में सोच रही थी। पहले आदित्य को चोट लगना, 13 साल बाद अपने पिता से मिलना और फिर अंश का उसके करीब आना। उसका मन बहुत अशांत था। उसने अपनी कलाई देखी जिसको सुबह अंश ने कसकर पकड़ा था, जिससे उसकी कुछ चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी। इधर अंश अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली वापस जा रहा था। उसके चेहरे पर रोज की तरह कोई भाव नहीं थे। उसके हाथ में सफेद रंग का कपड़ा था जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। उस कपड़े से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो अंश को बेचैन कर रही थी। सुबह 9 बजे सोना आदित्य को दवाई खिलाने के बाद उसका मुंह टिश्यू से साफ करके उसके पास बैठ गई। उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, छोटे, हमें सच सच जवाब देना, तेरी ये हालत किसने की?
आदित्य ने जैसे ये सुना तो वो काफी घबरा गया। उसने कहा, दी, ये सब मेरे साथ उसने किया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके रास्ते में आया तो अगली बार वो मुझे जान से मार देगा, और उसने ये भी कहा कि वो आपसे बहुत जल्द मिलेगा। इतना कहकर वो रोने लगा। सोना उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, कोई हमें कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे ठीक होते ही हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। आदित्य जिसके बारे में बात कर रहा था उसे सोचते हुए उसकी आंखों में अजीब सा डर था। कुछ देर बाद आदित्य सो गया। सोना उसे छोड़कर रिसेप्शन पर आई। उसने अपने हाथ में पकड़े कार्ड से एक नंबर डायल किया। फोन उठते ही सोना ने बिना किसी भाव के कहा, हेलो मिस्टर शाह, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। अंश थ्रेटनिंग कबीर, शौर्य और शिवा एक दूसरे को देखने लगे। रेहान ने कहा, लेकिन भाई, आपने उस लड़की को सबके सामने किस किया? हम सब ने देखा। अंश ने उसे घुरकर देखा और कहा, मैंने कहा न, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस। वो बोलते हुए रुक गया क्योंकि फिर से सोना का वो रोता हुआ चेहरा उसके आंखों के सामने आ गया था। शिवा सोफे से खड़े होते हुए बोले, वेल, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस वीडियो को सोशल साइट से हटवा दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए और उस लड़की के लिए ठीक नहीं है। शिवा ने कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही एक और शख्स केबिन में आया। वह दीप था, अंश का दूसरा बेस्ट फ्रेंड। उसने आते ही कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, तू किसी लड़की के साथ? भाई, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसा भी कर सकता है। अंश ने उसे घुरकर देखा। आज सभी लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं? उसने क्रिश को अब भी वहीं पर देखा तो कहा, लगता है तुम्हें फिर से ट्रेनिंग की जरूरत है। मैंने कहा मुझे कॉफी चाहिए, डैम इट, उसने कहा और अपने पेन को जोर से पटका। क्रिश ने आई एम सॉरी सर कहा और बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद दीप ने अपनी भान उठाकर शौर्य से कुछ पूछा। शौर्य ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अंश ने अपनी उंगली से अपने माथे को रगड़ा और शौर्य से कहा, शौर्य, वो मिस्टर शाह का क्या हुआ? वो कब तक पैसे वापस कर रहा? शौर्य ने कहा, उसने 1 महीने का वक्त मांगा था और इसे पूरा होने में सिर्फ 4 दिन बाकी है। अंश ने कहा, तो फिर किस चीज का इंतजार है? पता करो वो कहाँ है। 4 दिन में मुझे मेरे 700 करोड़ रुपए कैसे भी करके वापस चाहिए। शौर्य ने हाँ में सर हिलाया। शाम का वक्त। सोना हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने लाल रंग का सलवार सूट पहना था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो कमरे से बाहर आई। उसने किचन ढूंढा और आदित्य के लिए टिफिन तैयार करने लगी। किचन में काम करने वालों ने उसे रोकना भी जरूरी नहीं समझा, पर सोना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपना काम खुद करने की आदत जो थी। सोना ने जल्द ही टिफिन तैयार कर लिया और किचन से बाहर आए। मीरा जो लिविंग रूम में बैठकर अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी, वो अपने नाखून को फूंक मारते हुए बोली, अच्छा है जो तुम्हें अपना काम खुद करना आता है, क्योंकि यहाँ कोई नौकर फ्री नहीं रहता जो तुम्हारी मदद कर दे। सोना ने ये सुना और वो रुक गई। उसने कहा, जी हाँ मिसेज शाह, हमें अपना काम खुद करना आता है। वो क्या है ना, हमें कुछ आलसी लोगों की तरह बैठे बैठे मुफ्त की रोटी खाने की आदत नहीं है, उसने कहा तो मीरा ने उसे घुरकर देखा। तुम लड़की मुझे आलसी कह रही हो और मैं मुफ्त की रोटी खाती हूँ? सोना ने कहा, हमने कब आपको आलसी कहा? ये तो आप खुद ही कह रही हैं। मीरा कुछ और भी कहने को थी कि उसने देखा कबीर सीढ़ी से नीचे आ रहा है। वो चुप हो गई। कबीर ने कहा, चलें। सोना ने कहा, हम अपना बैग लेकर आते हैं, उसने कहा और कमरे की तरफ बढ़ गई। कबीर सीधा बाहर निकल गया। तभी एक ब्लैक रोल्स रॉयस का गेट से एंटर हुई। कबीर की नज़र उस पर पड़ी और उसकी चाल की गति धीमी पड़ गई। उस कार का गेट एक गार्ड ने खोला और उससे अंश अपना कोट ठीक करते हुए बाहर आया। लॉन्ग टाइम नो सी मिस्टर शाह। कबीर ने अंश को अपने सामने देखा और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसके साथ शौर्य भी था। उसने हकलाते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाता। अंश ने कहा, वेल मिस्टर शाह, अब आपने तो अपना नंबर बंद कर रखा है तो सोचा आपसे मिल ही लूं। हम अंदर चलकर बात करें, उसने कहा और कबीर के बगल से होकर घर के अंदर आ गया। वह सीधा आकर सोफे पर बैठ गया। उसके पास ही शौर्य भी बैठ गया। उन दोनों को अपने घर पर देखकर मीरा हैरान हो गई। उसने कबीर को वापस से घर के अंदर आते देखा और उसके पास आ गई। उसने धीरे से कहा, कबीर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कबीर ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा तो मीरा चुप हो गई। अंश पूरे घर भर अपनी नज़र दौड़ाते हुए बोला, एम नाइस हाउस मिस्टर शाह, इसकी कीमत कितनी होगी? कबीर उसके इस अजीब सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, मैं आपका मतलब समझा नहीं।
अंश ने कहा, मुझे आपका वे घर बहुत पसंद आया, मैं सोच रहा था 700 करोड़ के बदले मैं इस घर को अपने पास रख लूं। या फिर वो जोर बाग वाली जमीन के बारे में क्या ख्याल है आपका? उसने कहा तो कबीर की आंखें फैल गईं। अंश ने आगे कहा, मैंने सुना है उसकी कीमत अरबों में है। कबीर ने अपने माथे पसीना साफ करते हुए कहा, मैं वो जमीन आपको नहीं दे सकता मिस्टर रायजादा, आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। अंश ने सार्कास्टिकली कहा, कम ऑन मिस्टर शाह, आप पिछले 2 महीने से यही बात कहते कहते थक नहीं गए? कबीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रायजादा सर, मुझे बस 1 सप्ताह का वक्त चाहिए, मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। अंश ने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए और वक्त नहीं है मिस्टर शाह। 4 दिन में आप मेरा पैसा लौटाए, नहीं तो फुटपाथ पर रहने के लिए तैयार हो जाओ। कबीर ने ये सुना और उसे जैसे चक्कर आने लगे। अंश खड़ा हुआ और अपना कपड़ा ठीक करते हुए जाने लगा तो उसकी नज़र सीढ़ी पर खड़ी सोना की नज़रों से मिली और वो उसे देखता ही रह गया। सोना भी उसे ही अपनी हैरान नज़रों से देख रही थी। अंश को एक बार फिर से अपने सामने देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। उन दोनों को उस दिन का सारा घटना याद आने लगा। अंश को उसकी आंखें देखकर फिर से बेचैनी महसूस होने लगी। उसने जल्दी से उससे अपनी नज़रें सोना से फेर ली और अपना कोट ठीक करते हुए बोला, सी यू इन 2 डेज मिस्टर शाह। वो दोबारा सोना को देखे बिना वहां से चला गया। उसके साथ ही शौर्य भी बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कबीर धम्म से सोफे पर बैठ गया। उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। मीरा जो कब से हैरान खड़ी थी वो कबीर के पास आते हुए बोली, कबीर, वो किस जमीन के बारे में बात कर रहे थे? जोर बाग वाला, क्या वो सच में अरबों का है? तुमने इस जमीन के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कबीर ने कहा, मीरा कुछ देर चुप रहोगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसने कहा तो मीरा ने अपना मुंह बनाया। तब तक सोना ने भी खुद को संभाल लिया था। उसने कबीर को देखा और कहा, मिस्टर शाह, वे लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि 2 दिन में पैसा नहीं लौटाया तो फुटपाथ पर रहना होगा? सोना ने ये इसलिए पूछा था क्योंकि उसने अंश की आधी बात ही सुनी थी। कबीर ने कहा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जाओ आदित्य के पास, मुझे लगता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सोना ने कहा, ठीक है, आप आराम कीजिए, हम छोटे के पास जाते हैं। और हाँ, हम आज घर नहीं आएंगे। उसने कहा तो मीरा उसे देखने लगी। कुछ वक्त पहले उसने अंश और सोना को एक दूसरे को देखते देख लिया था और उसे उन दोनों के एक दूसरे को देखने भर से उसने बीच की टेंशन नजर आ गई थी। इधर सोना हाईवे में आई और उसने अपने लिए कैब ले लिया। कुछ देर बाद वह हॉस्पिटल पहुंची और सीधा आदित्य के वार्ड की तरफ चली गई। कबीर ने आदित्य के लिए केयर टेकर का इंतजाम कर दिया था जिसकी वजह से सोना को ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ रहा था। उसने आदित्य को खाना खिलाया और अपने हाथ साफ करने चली गई। सोना वापस जा रही थी कि वो एक लड़के से टकरा गई। वो गिरने को थी तभी उस लड़के ने सोना का हाथ पकड़ के उसे गिरने से बचा लिया। उसने देखा एक हैंडसम सा लड़का उसके हाथ को पकड़कर खड़ा था। वो लड़का भी उसके खूबसूरत आंखें देखकर उनमें ही खो गया। सोना ने उसे धक्का दिया और ठीक से खड़ी हो गई। कुछ देर सोना को देखते रहने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सोना ने उसे घूरकर देखा और उसके बगल से जाने लगी तभी वो लड़का बोला, सोना। सोना अपना नाम सुनकर रुक गई। उसने आश्चर्य से उस लड़के को देखा। वो उसके पास आया और खुश होते हुए बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं लक्ष्य ओबेरॉय, तुम्हारा पड़ोसी, जब तुम 9 साल की थी और मैं 12 साल का, हम साथ में खेलते थे, कुछ याद आया? उसने कहा तो सोना हैरान हो गई। उसने कहा, ओ तुम वो लक्ष्य हो, हमें तुम्हें नहीं पहचाना, तुम पहले कितने मोटे थे और अब? सोना चुप हो गई। और अब? लक्ष्य ने पूछा तो इस बार सोना ने कुछ नहीं कहा। वो काफी हैंडसम था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोना ने कहा, हम यहाँ आदित्य के साथ हैं। उसे चोट आई है और हम उसके साथ ही हैं। ओ वो आदित्य शाह, वो तुम्हारा भाई है। मैं उसका डॉक्टर हूँ। आदित्य का ट्रीटमेंट मेरे अंडर होगा। सोना ने ओ कहा। दोनों बातें करते हुए आदित्य के वार्ड में आ गए। सोना को याद था बचपन में वो उसका काफी ख्याल रखता था। सोना ने उसे बातों बातों में बता दिया था कि वह इसी हॉस्पिटल में इंटर्न है और उसकी ज्वाइनिंग 2 दिन बाद है। रात 10 बजे कबीर का बंगला। कबीर अपने सर पर बर्फ की गर्म पानी से सिंचाई कर रहा था। उसके बगल में बेड पर मीरा खर्राटे मार रही थी। कबीर ने खुद से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन 2 दिनों में 700 करोड़ का इंतजाम कहाँ से करूं? अगर मैंने उस जमीन को अंश को दे दिया तो मैं वैसे भी लूट जाऊंगा। 700 करोड़ रुपए के लिए मैं अरबों की जमीन को नहीं खो सकता।
मुझे जल्द ही उसकी शादी करवानी होगी, तभी वो करोड़ों का जमीन मेरे हाथ आएगा। पर उसे शादी के लिए कैसे मनाऊं? सोना के घर छोड़कर जाने के कुछ सालों बाद कबीर को सोना की मां की वसीयत का पता चला था, जिसमें उसने साफ साफ ये मेंशन किया गया था कि सोना की शादी के बाद जोरबाग वाली जमीन उसकी बेटी और होने वाले दामाद की होगी। इस बारे में सिर्फ कबीर के वकील और कबीर को ही पता था। कबीर सोना को घर वापस इसीलिए तो लेकर आया था ताकि वो उसके मां के अरबों की संपत्ति को अपने नाम करवा सके। अगली सुबह सोना की आंख खुली, उसने देखा उसके सिरहाने के पास एक लाल गुलाब का फूल है और उसके साथ एक नोट भी। उसमें लिखा था, ये खूबसूरत फूल एक खूबसूरत परी के लिए। अब स्माइल हो गया हो तो कैंटीन में मुझसे मिलो। सोना के होठों पर स्माइल आ गई। उसने आदित्य को देखा और अपने बालों को बांधते हुए फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर कैंटीन में पहुंची। उसने देखा लक्ष्य एक राउंड टेबल पर 2 ब्रेकफास्ट का प्लेट लेकर अकेला बैठा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वो उसके पास आकर बैठ गई। उसने अपने बालों को कान के पीछे टक करते हुए कहा, थैंक यू। लक्ष्य ने कहा, उसे रहने दो ना, ज्यादा अच्छी लगती हो। उसने कहा तो सोना की पलकें झुक गई। वे दोनों बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। इसी तरह शाम कब हो गई पता नहीं चला। सोना को भी शाम को घर वापस जाना था, इसलिए वो सामान पैक करके निकल रही थी कि लक्ष्य पीछे से बोला, तुम घर जा रही हो? मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? सोना ने ओके कहा और केयरटेकर को आदित्य का ध्यान रखने का कहकर लक्ष्य के साथ चली गई। वे दोनों कुछ देर बाद घर पहुंचे। लक्ष्य ने सोना के लिए कार का दरवाजा खोला तो सोना कार से बाहर आ गई। उसने लक्ष्य को बाय कहा और गेट से अंदर आ गई। कबीर उसे छत पर खड़ा देख रहा था। उसने ये भी देखा कि वह लड़का उसके पड़ोस में सालों से रहने वाला ओबरॉय परिवार का इकलौता बेटा है जो अभी अभी इंडिया वापस आया है। कबीर उसे देखते हुए नीचे आ गया। तब तक सोना भी अंदर आ चुकी थी। कबीर ने उसे देखा और कहा, तुम आ गई, अब आदित्य कैसा है? सोना ने सीधा सा जवाब बोली, वो ठीक है, पूछने के लिए थैंक्स। वो जाने लगी तो कबीर ने उसे रोक दिया। रुको सोना। सोना रुक गई। कबीर ने कहा, तुम अभी अभी ओबरॉय साहब के बेटे के साथ थी ना? मुझे याद है तुम दोनों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सोना ने कहा, जी हम उसी के साथ थे, हम आज ही उससे हॉस्पिटल में मिले। लक्ष्य छोटे का डॉक्टर है। ओ आई सी, ठीक है तुम कमरे में जाओ, कबीर ने कहा तो सोना ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। सोना ने चिंता जताते हुए कहा, ज्यादा लगी क्या? आई एम सॉरी छोटे, हम तो बस। वो कह ही रही थी कि आदित्य हंसने लगा। उसने हंसते हुए ही कहा, ओफ दी, आप कितनी जल्दी परेशान हो जाती हो। सोना ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ क्योंकि तुम हमें परेशान करते हो। वो कुछ और भी कहने वाली थी कि लक्ष्य हड़बड़ी में उसके पास आया और उसके सामने बैठते हुए जल्दी से बोला, इंटर्न सोना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सोना ने उसे इतना परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ लक्ष्य? क्या गड़बड़ हो गई है? लक्ष्य ने जल्दी से सोना का हाथ पकड़कर कहा, आज रात मुझे हॉस्पिटल की तरफ से एक सेमिनार में जाना था, पर जो मेरे साथ जाने वाली थी उसने मुझे धोखा दे दिया। प्लीज क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरी असिस्टेंट बनकर? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो उम्मीद से सोना को देखने लगा। लक्ष्य का उसके हाथ को इस तरह पकड़ने से सोना असहज हो गई। उसे याद था अभी अभी आदित्य ने उसे क्या कहा था। उसने अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहा, ओके, कितने बजे जाना है? लक्ष्य फिर से उसका हाथ पकड़कर खड़े होकर बोला, तो फिर चलो अभी, हमें देर हो जाएगी। इतना बोलकर वो खींचते हुए सोना को अपने साथ ले गया। इधर अंश, रेहान और शौर्य एक बिजनेस पार्टी में थे। तीनों राउंड टेबल पर बैठे थे। अंश के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था पर उसने एक भी घूंट नहीं पिया था। तभी एक लड़की अंश के पास आई और उसके गोद में बैठते हुए बोली, ही हैंडसम, वांट अ ड्रिंक विद मी? इतना कहकर उसने अपने ड्रिंक के ग्लास को अंश के आगे कर दिया। अंश ने उसे बिना किसी भाव के देखा। सबको पता था ये लड़की इस शहर के दूसरे सबसे बड़े परिवार की बेटी ईशा वर्मा थी। सब जानते थे कि ईशा अंश की मंगेतर है और वो काफी बोल्ड है। रेहान ईशा को मुंह बनाकर देखते हुए शौर्य से धीरे से बोला, आ गई छिपकली कहीं की। मैं बता रहा हूँ शौर्य भाई, एक दिन इस लड़की का खून मेरे हाथों ही होगा। देखो ना कैसी चिपकती रहती है भाई से। मन तो कर रहा है मैं अभी इसे धक्का दे दूं और ये मुंह के बल गिर जाए। तभी ईशा ने रेहान से कहा, तुमने कुछ कहा रेहान? रेहान ने हंसते हुए कहा, नहीं तो मेरी कहाँ मजाल जो मैं आपसे कुछ कहूँगा भाभी जी। ये सुनकर ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी जी, डोंट कॉल मी दैट,
कॉल मी ईशा, ओनली ईशा। ईशा ने अंश से सेडेक्टिव टोन में कहा, बेबी चलो ना, हम अकेले कहीं चलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। इतना कहकर वो अंश के कान पर अपनी उंगली से टच करने लगी, पर अंश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के ईशा को देख रहा था। अगर उसके बड़े पापा ने